तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कर लिए थे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और गैलीलियन टेलीस्कोप, है ना। अब रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, उसमें दो हैं, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो ऊपर आप हेडिंग डाल लें, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। इसमें जो पहला टेलीस्कोप है उसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप है। तो अभी तक जितने टेलीस्कोप देखे हमने उसमें बेसिकली लेंसेज थे, तो रिफ्रैक्शन हो रहा था। अब ये जो टेलीस्कोप है इसमें ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है तो रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मिरर लगा हुआ, तो हम यहाँ पे बच्चों मिरर लगाएंगे, है ना। अब ये जो टेलीस्कोप था मतलब ये फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था, तो इसमें आप लिख सकते हो द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप was set up by न्यूटन। तो न्यूटन के द्वारा बनाया गया टेलीस्कोप था इन 1668, है ना बच्चों। तो कभी कभी ईयर पूछ लेता है इसलिए मैंने बता दिया, 1668 में ये बनाया था। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका रे डायग्राम समझ लेते हैं अच्छे से। तो जो न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप है उसमें होता क्या है कि इस तरीके से एक पूरा बहुत लार्ज अपर्चर का ऐसे ट्यूब होता है, एक ट्यूब होता है बच्चों, है ना। इस तरीके से एक ट्यूब होती है पूरी की पूरी, और फिर यहाँ पर ऐसे एक मिरर लगा होता है ट्यूब के इधर एंड पर। तो यहाँ से ये जो मिरर है ये कॉनकेव मिरर होता है ना। इस तरीके से ये कॉनकेव मिरर होता है, और ये जो कॉनकेव मिरर की है ये बच्चों हम डॉटेड लाइन से बना रहे हैं। लेट्स सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, है ना। ये कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब इसका अपर्चर बहुत लार्ज रखा जाता है ताकि ये बहुत सारी लाइट को गैदर कर पाए। तो लाइट अगर ज्यादा गैदर होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी इमेज कैसी बनेगी बच्चों, ब्राइट इमेज बनेगी, है ना। अब होता क्या है कि जब आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो वहां से तो रेस पैरेलल आ रही है ना, और इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से रेस कैसी आती है बच्चों, पैरेलल आती है। तो यहाँ पर भी वही है कि आपका इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है पैरेलल आ रही है, और हमने इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है किसको बच्चों, इस सेटअप को, कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो ये इस तरीके से ऐसे, और ये रेज आ गई। जब ये रेज आएंगी टकराएंगी तो यहाँ कहीं लेट्स सपोज इसका फोकस है, ये जो कॉनकेव मिरर है इसका कहीं ना कहीं तो फोकस होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये फोकस हो गया, तो यहाँ से फोकस पर आना चाहती है रेज। तो अभी मैं उसको डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ क्योंकि बीच में एक और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्ज होकर फोकस पे आना चाहती है ना बच्चों, इस तरीके से। लेकिन बीच में क्या होता है कि बीच में हम प्लेन मिरर लगा देते हैं। फोकस पे तो आना चाहता है बट बीच में हम इसको प्लेन मिरर लगा देते हैं ना बच्चों। तो ये प्लेन मिरर आप इस तरीके से लगाते हो, मतलब अगर ये वर्टिकल है तो वर्टिकल से आप 45 डिग्री पर प्लेन मिरर को इंक्लाइन कर देते हो, तो ये आपका प्लेन मिरर हो जाता है इस तरीके से। ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो गया है ना बच्चों। अब अगर आप देखें तो ये आपका प्लेन मिरर लगा है, तो ये रेज ऐसे आना चाहती हैं, कहाँ आना चाहेंगी, फोकस पे आना चाहती हैं, फोकस पे कन्वर्ज होना चाहती हैं। ये और ये रिफ्लेक्ट होके किससे, कॉनकेव मिरर से। तो ये इसकी इमेज बननी थी फोकस पर, बट प्लेन मिरर आ गया। तो प्लेन मिरर के लिए जो फोकस वाला पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा।
तो इसके इस ऑब्जेक्ट की इमेज अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालें तो उतनी ही दूरी पे यहाँ कहीं बनेगी। मतलब ये जो रेज हैं यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऐसे यहाँ से इस तरीके से प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर ये रेज तो यहाँ पे ये प्लेन मिरर फाइनल इमेज बना देगा। ये आपकी फाइनल इमेज है आई। अब जब ये फाइनल इमेज यहाँ बन गई तो यहाँ इसको देखने के लिए फिर हमें सेटिंग करना है कि फाइनल इमेज कहाँ चाहिए, एलडीडी भी। तो यहाँ पर एक आई पीस लगा देते हैं। तो आई पीस में फिर से यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लग जाता है। ये आपका आई पीस हो गया। अब अगर इसको एडजस्ट करोगे तो ये पॉइंट फोकस पे होगा, तो ये इमेज कहाँ बनती हुई दिखाई देगी, इन्फिनिटी पे, तो रिलैक्स्ड आई हो जाएगा। और अगर इसको करोगे तो एलडीडी वी पर भी बन सकता है। तो ये हो गया आपका आई पीस इस तरीके से ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव मिरर है ना, लेंस नहीं है इसमें, क्योंकि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव कहलाता है, जो कि एक मिरर होता है। कैसा मिरर होगा बच्चों, कॉनकेव मिरर, है ना। तो ऑब्जेक्टिव है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ये जो है ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से बच्चों पैरेलल रेज आ रही है। तो पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ठीक है बच्चों। और ये आपका जो है यहाँ पे फिर दूसरा जो इंटरमीडिएट मिरर यूज किया जाता है इसको वो करने के लिए, इमेज को देखने के लिए, ताकि आईपीस तक आ जाए। तो वो आपका प्लेन मिरर हो गया। वो प्लेन मिरर होता है 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होता है, वर्टिकल से, है ना, या हॉरिजॉन्टल से ही बोलो तो वो 45 डिग्री ही होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, वो कैसे काम करता है ना, वो कैसे वर्क करता है। अब इसका फायदा क्या होता है कि ये एक्चुअली में अपर्चर में बहुत बड़ा होता है, तो ये लाइट बहुत ज्यादा गैदर करता है। तो जो इमेज दिखाई देती है वो बहुत ही ब्राइट दिखाई देती है, इंटेंसिटी अच्छी होती है उसकी, है ना, कंपैरेटिवली टू रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि बच्चों लेंसेज में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, एक डिफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। ये क्रोमेटिक एब्रेशन इसमें नहीं होता है ना। आपने पहले लेक्चर में पढ़ा होगा, जो लास्ट लेक्चर था लेंस का, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से शुरू करने से पहले, वहां पे आपको एक टर्म बताया गया था, डिफेक्ट बताया गया था, क्रोमेटिक एब्रेशन। फोकस शिफ्ट हो जाता था, स्प्रेड हो जाता था फोकस। वो मिरर में नहीं होता है, क्रोमेटिक एब्रेशन मिरर में नहीं होता है ना, वो सिर्फ लेंसेज में होता है। तो ये फायदा होता है कि क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होगा। अच्छा, मिरर के साथ स्फेरिकल एब्रेशंस होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था जब मिरर पढ़ाया था। तो स्फेरिकल एब्रेशन भी आप क्या कर सकते हो बच्चों, रिमूव कर सकते हो। अगर आप ये कॉनकेव मिरर जो है, ये पैराबोलिक मिरर ले लो, पैराबोलिक, तो ये स्फेरिकल एब्रेशन भी सही हो जाएगा। तो किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं मिलेगा आपको फोकस में, और फिर उसके बाद इमेज भी बढ़िया शार्प बनती है इसमें। और दूसरी लास्ट थिंग जो एडवांटेज है आपका किसका बच्चों, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स का, कि मिरर जो है होते हैं ये लो कॉस्ट के होते हैं। यानी कि लेंस और मिरर में अगर किसी की कॉस्ट ज्यादा होती है तो लेंस ज्यादा कॉस्टली होते हैं, और मिरर जो है वो कम कॉस्टली होते हैं। इसलिए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो होते हैं बच्चों, वो ज्यादा सस्ते पड़ते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो ये भी एडवांटेज है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स के कुछ एडवांटेज हैं ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, है ना, इसलिए इनको यूज करते हैं। बाकी ये उससे बहुत ज्यादा बल्की होते हैं, बस ये इसका डिसएडवांटेज। तो देखिए बच्चों, सेकंड वाला जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है वो है कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप। कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप, है ना, साइंटिस्ट का नाम है कैसेग्रेन, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है टेलीस्कोप। तो इसमें क्या होता है, ये भी रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे भी बच्चों ऐसा ही एपर्टस होता है, इस तरीके से बहुत लार्ज एपर्चर की एक ट्यूब होती है, और ये ट्यूब के एंड पर जो आपका मिरर होता है, ये कॉनकेव मिरर तो होता है, बट ये पैराबोलाइडल मिरर होता है। अच्छा, बीच में एक गैप होता है बच्चों, है ना, यहाँ पर एक होल होता है,
होल। तो उसका याद रखना, मैं पहले बनाना भूल गया, यहाँ पे एक होल होता है ना, मतलब ये बीच में से अगर आप इसको फ्रंट व्यू से देखोगे, फ्रंट व्यू से, है ना, तो इसी मिरर का जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू, वो आपको ऐसा दिखाई देगा। मतलब ये पैराबोलाइड तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, बीच में एक ऐसे छोटा सा होल होता है ना, तो ये पूरा मिरर इस तरीके से रहेगा, बट बीच में एक छोटा सा होल रहता है। यहाँ से ही, यहाँ पर ही आईपीस लगाया जाएगा, है ना, इसलिए ये होल बना देते हैं। तो ये जो मिरर है, ये कैसा मिरर है भाई, ये आपका पैराबोलाइडल मिरर है, ताकि स्फेरिकल एब्रेशंस ना हो। पैराबोलाइडल कॉनकेव मिरर, या फिर आप इसी को ऑब्जेक्टिव बोलते हो, ऑब्जेक्टिव मिरर। ठीक है बच्चों। और उसके बाद फिर क्या होता है कि इसमें फिर से रेज आती हैं, और मान लीजिए ये जो रेज आ रही हैं, ये कैसी रेज आ रही हैं, इसमें यहाँ पे डॉटेड लाइन से इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, है ना बच्चों। अब यहाँ पर जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, मान के चलो, जैसे न्यूटोनियन में हमने कहा था, यहाँ से भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज आ रही है ना। बहुत सारी रेज है, बट बना हम दो ही रहे हैं। और यहाँ पे फिर से इसका एक फोकस होगा, तो फोकस होगा तो ये फोकस पे आकर रिफ्लेक्शन के बाद मीट करना चाहेगा, मतलब फोकस पे इमेज बनेगी। लेकिन बीच में, अब इसमें अंतर क्या होता है न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप से, कि बीच में यहाँ पर प्लेन मिरर की जगह ऐसे कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है, कॉन्वेक्स। ये आपका ऑब्जेक्टिव मिरर है, और ये जो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, इसको सेकेंडरी मिरर बोलते हैं, सेकेंडरी मिरर, इसको सेकेंडरी मिरर कहा जाता है ना बच्चों। तो ये मिरर क्या करेगा अब, कि यहां से जो आपकी रेज हैं, जो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे बनने वाली थी इस तरीके से, तो ये मिरर से टकराएंगे। अब फोकस वाला जो इसका इमेज था इस मिरर का, वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह है, तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगी और इसकी इमेज बना देगी इस तरीके से। और ये रेस यहाँ इस होल से बाहर आ जाती है। फिर यहाँ पर आप बच्चों आई पीस लगा देते हो, आई पीस, और यहाँ से फिर उसको देख लेते हो। फिर जो सेटिंग वगैरह करना है वो सेटिंग आप कर लेते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन हो गया किसका, कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप का, है ना। अब इसमें बच्चों एक दो फॉर्मूले हैं, वो याद रखना है। न्यूटोनियन टाइप में कोई ऐसा मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं है, इसलिए वहां पे कोई फॉर्मूले हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसमें आप फॉर्मूले पढ़ सकते हो। इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है बच्चों, LDDV पर, जब आपकी फाइनल इमेज LDDV पर बनेगी, तो उसका फॉर्मूला वही होता है जो आपने टेलीस्कोप में पढ़ा है, एस्ट्रोनॉमिकल, F0 अपॉन FE 1 प्लस FE बाई D, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो फॉर्मूला बस आप लोग याद रखना, अगर कभी न्यूमेरिकल्स आ गया तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। वैसे ही M इंफिनिटी, मतलब जो फाइनल रिलैक्स डाई के लिए आप निकाल रहे हो, तो ये हो जाएगा F0 अपॉन FE, F0 अपॉन FE। अच्छा, F0 मतलब इसकी फोकल लेंथ है ना, जो ये आपका पैराबोलाइडल मिरर है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, F0 को लिखा जा सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 डिवाइड बाई FE। अगर कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो तो इसको F0 को ऐसे निकाल लेना, वो तो आपको पता ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई FE। तो इस तरीके से हम, अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे और इनको अप्लाई कर देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप, कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। और यहाँ पर हमारा टेलीस्कोप का सेक्शन जो है बच्चों वो खत्म हो जाता है। तो हमने दोनों टाइप के टेलीस्कोप पढ़ लिए,
कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप भी पढ़ लिया, न्यूटोनियन भी पढ़ लिया, है ना बच्चे। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम टेलीस्कोप पर न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपसे बोला गया कि इन अ टेलीस्कोप f0 फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 5 सेंटीमीटर। अच्छा, सिर्फ टेलीस्कोप बोला जाए और उसके साथ कोई वर्ड नहीं लगाया जाए तो हमेशा मान लेना है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना बच्चों। अगर सिर्फ टेलीस्कोप दिया गया तो बाय डिफॉल्ट हमेशा आप किसको मानना है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लेना है, ठीक है। एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो आपको पता है रिलैक्स्ड आई के लिए सेटिंग हो रही है, रिलैक्स्ड आई की सेटिंग है ना। इफ ऑब्जेक्ट सब्सटेंस 2 डिग्री एंगल एट आई, मतलब अल्फा जो है बिना लेंस के, बिना टेलीस्कोप के वो 2 डिग्री बनाता है एंगल। तो आपको बताना है कि एंगुलर विड्थ ऑफ फाइनल इमेज कितना बनेगा जब वो इंफिनिटी पे बनेगी। तो कैसे करेंगे, तो एंगुलर विड्थ ऑफ फाइनल इमेज बनाना है, इसका मतलब बीटा निकालना है, अल्फा दिया है, लेकिन उसके लिए हमें मैग्नीफाइंग पावर चाहिए। तो अगर हम टेलीस्कोप को देखें तो मैग्नीफाइंग पावर जो है इंफिनिटी पर, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं। तो अभी सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, बाकी उसका नेगेटिव साइन किस लिए होता था, ये बताता था कि फाइनल इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। तो उसका मैग्नीट्यूड अगर लिखें सिर्फ तो माइनस साइन हटा देंगे, और बच्चों आपको फॉर्मूला याद ही होगा, वो होता है f0 अपॉन fe। तो यहाँ पर हम रख देते हैं f0 अपॉन fe। तो f0 की वैल्यू दी है 60, fe की वैल्यू दी है 5। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर नहीं, मैग्नीफाइंग पावर है तो इसकी यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट x होती है, 12x, मतलब 12 टाइम्स एंगल इंक्रीज करेगा। अच्छा, इसी को आप बोल सकते हो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है बच्चों, 12 जो आया दिस इज अल्फा अपॉन बीटा अपॉन अल्फा, एंगुलर विड्थ ऑफ इमेज अपॉन एंगुलर विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो तो बीटा आ जाएगा जो चाहिए हमें। तो बीटा इज इक्वल टू 12 इंटू अल्फा which will become 12 into 2 degree which will become 24 डिग्री। तो बीटा का आंसर आ गया आपका 24 डिग्री। तो आई होप बच्चों क्लियर होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखिए बच्चों, पूछा गया टेलीस्कोप हैज मैग्नीफाइंग पावर 5 एंड ट्यूब लेंथ 36 सेंटीमीटर, फाइंड FO एंड FE इफ फाइनल इमेज इज इंफिनिटी। मतलब रिलैक्स्ड आई की सेटिंग है, टेलीस्कोप मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात हो रही है, मैग्नीफाइंग पावर 5 है। तो 5 देने का मतलब मैग्नीफाइंग पावर का उसने मैग्नीट्यूड दिया है ना, क्योंकि नेगेटिव साइन आता है तो ये 5 है। और इसको मैग्नीट्यूड को अगर हमें लिखना है तो ये f0 अपॉन fe है ना। तो आप यहां से देखो, अगर ये f0 अपॉन fe है तो आपका बच्चों f0 की वैल्यू जो है वो 5 टाइम्स ऑफ fe आ जाएगा, है ना। तो एक रिलेशन तो हमें यहां से मिल गया, क्योंकि दो वेरिएबल है तो एक और इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें ट्यूब लेंथ दिया है। अब ट्यूब लेंथ कितना होता है बच्चों, L इंफिनिटी। तो आपको याद होगा ट्यूब लेंथ हमने निकाला था जब इंफिनिटी पे था तो f0 प्लस fe। अच्छा, यहाँ पर f0 की जगह आप लिख सकते हो 5fe, तो उसको लिख दो, तो 5fe प्लस fe। अच्छा, ये इक्वल्स टू L इंफिनिटी, L इंफिनिटी मतलब ट्यूब लेंथ वो दिया है 36, तो ये आ जाएगा 36। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 6fe है विच विल बिकम 36। तो यहाँ से बच्चों fe की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर्स में आएगी, क्योंकि ट्यूब लेंथ सेंटीमीटर्स में। तो ये आपका कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। उसके बाद फिर आपने क्या किया भाई कि यहाँ पे fe आ गया तो इस वाली इक्वेशन में डाल दो, तो ये f0 आ जाएगा, तो ये 5 इंटू fe मतलब 6, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर। तो आपका f0 जो है वो 30 सेंटीमीटर और fe जो है वो 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके आंसर आए, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा, सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेलीस्कोप के फॉर्मूले आपको आना चाहिए बेसिकली, अगर फॉर्मूले नहीं आएंगे तो क्वेश्चंस फिर सॉल्व नहीं होंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया इन टेलीस्कोप, आपका जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर और आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा कि टेलीस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ पिन प्लेस्ड एट 2 मीटर, है ना, जो 2 मीटर की दूरी पे था, ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट। तो फाइनल इमेज तो मतलब ये जो सेटिंग की गई है ये LDDV के लिए की गई है, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर एंड ट्यूब लेंथ। अब बच्चे गलती क्या करते हैं इस सवाल को करते समय कि फॉर्मूलेस जो हैं वो टेलीस्कोप के लगाते हैं, लेकिन बच्चों जब आप इस सवाल को सॉल्व करोगे तो टेलीस्कोप के फॉर्मूले नहीं लगेंगे, माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले लगेंगे।
क्यों, उसका कारण क्या है कि एक्चुअली में टेलीस्कोप को किस लिए यूज किया जाता है, जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते थे। याद है आपको वो फॉर्मूले तब निकाले थे हमने जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते थे। अब ये तो किसी पिन पर ऑब्जेक्ट, पिन जो है वो ऑब्जेक्ट है ना, जो 2 मीटर की दूरी पर है। तो फिर ये केस कौन सा बन गया, ये भले ही टेलीस्कोप का एपर्टस है, टेलीस्कोप है, बट इसको यूज किया जा रहा है एज अ माइक्रोस्कोप। अब इसको यूज अगर ऐसे कर रहे हैं माइक्रोस्कोप की तरह, तो क्यों यूज नहीं कर सकते हैं टेलीस्कोप को माइक्रोस्कोप की तरह, वो यहां पर इस क्वेश्चन से समझ में आएगा। लेकिन आप ऐसा समझो, क्योंकि ये इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को, हेवनली बॉडीज को नहीं देख रहे हैं हम, तो वो फॉर्मूले नहीं लगेंगे अब टेलीस्कोप वाले। ये टेलीस्कोप को यूज किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो 2 मीटर की दूरी पर है। तो इट इज बिहेविंग लाइक माइक्रोस्कोप, मतलब जो फॉर्मूले आपके लगेंगे इसमें वो माइक्रोस्कोप वाले लगेंगे। ये बात ध्यान देने वाली बात थी, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप इसमें लिख सकते हैं कि इंस्टेड it is telescope instead it is telescope, but we use the concept of microscope और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, माइक्रोस्कोप, because the object is at finite distance। अब ये फाइनाइट डिस्टेंस पे है, इनफिनाइट डिस्टेंस पे नहीं है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो फॉर्मूलेज जो है वो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाले यूज करने पड़ेंगे। उसी में 2 लेंस होते थे ना, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। तो यहाँ पे देखो बच्चों कि अगर हम किसी पास वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर माइक्रोस्कोप की तरह इसको यूज करें तो फिर क्या रिजल्ट आते हैं, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। तो हमें F0 Fe दिया हुआ है, आपको पता है U भी आपको दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो आप V0 निकाल लो, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में माइक्रोस्कोप वाले में V0 आता है और ट्यूब लेंथ में भी V0 लगेगा, है ना। तो उसको हम जल्दी से निकाल लेते हैं। तो पहले क्या क्या आपको दिया है गिवन डाटा वो लिख लो आप। तो आपको सबसे पहले F0 दिया है, F0 कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। आपको Fe दिया है, वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है भाई, तो U, अच्छा ऑब्जेक्टिव से है तो U0 लिखेंगे और माइनस के साथ लिखेंगे ना, साइन कन्वेंशन, क्योंकि लेंस फॉर्मूले में अप्लाई करना है ना, साइन कन्वेंशन के साथ लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -200 सेंटीमीटर, 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। और बच्चों फिर आपको फाइनली क्या दिया है, जो फाइनल डिस्टेंस है इमेज का, फाइनल जो डिस्टेंस है इमेज का वो आपका D पर है, और D की वैल्यू क्या होती है भाई, 25 सेंटीमीटर। और फाइनल इमेज बन रहा है तो वो कहाँ से बन रहा होगा बच्चों, वो आपका आईपीस से बन रहा होगा। तो आईपीस के लिए जो फाइनल इमेज हो जाएगी VE फॉर आईपीस, वो भी नेगेटिव में होगा बच्चों, -25 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है वो उसी साइड बनती है जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सारे डाटा दिए हैं, तो सबसे पहले तो आप V0 निकाल लो। तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आपको पता है 1/V0 माइनस 1/U0 इज इक्वल टू 1/F0, ऐसे लगाएंगे हम। तो यहाँ पे 1/V0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बच्चों, ये 200 डालोगे तो 1/200 इक्वल्स टू 1/F0, और F0 की वैल्यू 1/50 है। इसको अगर फर्दर आप सॉल्व करोगे, तो इस डाटा को आप सॉल्व करो तो V0 की वैल्यू आएगी 200/3 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करके देखो आप, तो आपको आंसर मिलेगा 200/3 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको यहाँ तक बच्चों क्लियर होगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और वहां सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने V0 निकाल लिया है ना बच्चों। अब एक काम तो हो गया, अब आईपीस लगा के UE निकाल लो, क्योंकि UE की भी जरूरत पड़ेगी। तो आईपीस के लिए हमें पता है कि फाइनल जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है, तो -25 सेंटीमीटर है। बाकी Fe आपको पता ही है कितना है बच्चों Fe, तो Fe हमने लिखा था 5 सेंटीमीटर।
और यूई निकालना है, तो यूई को हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। तो 1/VE जो है वो माइनस 1/25 माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/5 है ना बच्चों। तो इसको आप सॉल्व करोगे अगर, तो ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/UE इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/25। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो ये 6/25 आ जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल करोगे तो यूई की वैल्यू आ जाएगा -25/6 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आपका यूई आ गया। अब जैसे ही आपका यूई आएगा, उसके बाद फिर क्या है, आपको पहले तो ट्यूब लेंथ और मैग्नीफाइंग पावर दोनों निकालना। तो ट्यूब लेंथ निकाल लो। तो ट्यूब लेंथ एट LDDV पर क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चों माइक्रोस्कोप वाले फॉर्मूला लगाना है। तो माइक्रोस्कोप वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, V0 का मैग्नीट्यूड प्लस यूई का मैग्नीट्यूड, है ना, क्योंकि ट्यूब लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो V0 अभी हमने निकाला 200/3 और ये है 25/6, तो ये 200/3 प्लस यूई का मॉड लेना है तो 25/6 हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, देख लो ऐड करके। तो एलसीएम वगैरह अगर लोगे तो ये 400 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, तो ये 425/6 सेंटीमीटर। तो दिस इज द ट्यूब लेंथ ऑफ दिस टेलीस्कोप। तो ये ट्यूब लेंथ एट LDDV पर, ये आंसर है ना। बाद में आकर आप और सॉल्व करना चाहते हो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। उसके बाद फिर हमें क्या निकालना है बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर एट LDDV, माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला आप लगाओगे तो वो हो जाता है, अगर उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, माइनस साइन तो बताता था कि इन्वर्टेड इमेज, तो V0/U0 मल्टीप्लाइड बाई D/UE बच्चों, ये फॉर्मूला होता था LDDV पर। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज रखो। V0 है 200/3 डिवाइड बाई U0, और U0 की वैल्यू बच्चों दिया है 200, है ना, वो तो हमने लिखा ही है पीछे, और मल्टीप्लाइड बाई D, ये 25 हो गया, और यूई का मैग्नीट्यूड है 25/6, तो 25/6, तो ये 25 कैंसिल, 200 कैंसिल, तो MLDDV की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से देखो, तो ये 3 नीचे जाएगा, तो ये 1/6 मल्टीप्लाइड बाई, ये बच्चों ऊपर चला जाएगा। अच्छा ये 200 कैंसिल हो गया, 1/3 बचेगा ये, है ना, ये 1/3 बचेगा मल्टीप्लाइड बाई, ये 6 ऊपर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो ये कैंसिल 2, तो MLDDV आया 2। मैग्नीफाइंग पावर देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और ये 2 जो मैग्नीफाइंग पावर है, ये बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है, तो बच्चों ये बहुत छोटा मैग्नीफाइंग पावर है, बहुत बड़ा मैग्नीफाइंग पावर नहीं है ये। तो अगर आप, यही कारण है कि टेलीस्कोप को आप माइक्रोस्कोप की तरह यूज नहीं कर सकते और माइक्रोस्कोप को आप टेलीस्कोप की तरह यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते हो, कि मैग्नीफाइंग पावर बहुत घट जाएगी भाई, मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज्यादा आपका कैसा आएगा बच्चों, कम आएगा, मैग्नीफाइंग वो नहीं मिलेगा पावर। इसलिए माइक्रोस्कोप में आपको ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा छोटा रखना पड़ता है और आईपीस बड़ा रखना पड़ता है, तभी मैग्नीफाइंग पावर हाई मिलती है। और टेलीस्कोप में आपको, अगर आप माइक्रोस्कोप को सोचो कि मैं टेलीस्कोप की तरह यूज करूं तो उसका मैग्नीफाइंग पावर बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए माइक्रोस्कोप को फिर टेलीस्कोप की तरह यूज नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल से आपको प्रैक्टिकली बताया गया है कि क्यों टेलीस्कोप को माइक्रोस्कोप की तरह यूज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिसके लिए आप मैग्निफिकेशन चाहते थे कि 100-200 गुना या 1000 गुना हो जाए, वो तो 2 टाइम्स ही हो रहा है, तो फिर आप उस चीज को देख ही नहीं पाओगे अच्छे से, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो इस सवाल का बस यही पर्पस था। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा गया गैलीलियन टेलीस्कोप फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का आपका 12 सेंटीमीटर है, आईपीस का आपका 4 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द ट्यूब लेंथ सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। तो गैलीलियन टेलीस्कोप हमने पढ़ा था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ट्यूब लेंथ LDDV पर क्या होता है बच्चों, वो होता है F0 माइनस यूई LDDV के लिए, और इन्फिनिटी के लिए होता था F0 माइनस FE। तो यहाँ पे F0 माइनस FE मत लगा देना, ये तो गलत हो जाएगा आंसर।
तो ये यूई निकालना पड़ेगा आपको कि यूई की क्या वैल्यू है। तो यूई निकालने के लिए आपको देखो फाइनल इमेज बन रहा है नियर पॉइंट पर, तो वी तो आपको दे दिया, मतलब वी आपको पता हो गया। वी कितना हो गया बच्चों, -25 सेंटीमीटर। और एफ भी आपको पता है कितना है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि गैलीलियन जो टेलीस्कोप है उसमें जो फोकस आईपीस होता है वो कॉनकेव होता है, आपको याद होगा। इसलिए इसको +4 सेंटीमीटर नहीं लेना है, -4 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि लेंस फॉर्मल लगाएंगे ना तो उसमें साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, यूई मिल जाएगा। यूई निकालना है तो जल्दी से लगा लेते हैं। तो 1/v -1/ui इज इक्वल टू 1/fe। तो यहाँ से देखो 1/v, तो ये हो जाएगा बच्चों -1/25, माइनस माइनस प्लस, नहीं प्लस क्यों, ये माइनस ही रहेगा। ये आपका ui इज इक्वल टू -1/4, यहाँ पे -4 लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना मिल जाएगा, देखिए ui को इधर ले आओ तो ये 1/ui जो है वो प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/4 यहाँ लाना पड़ेगा, तो ये प्लस में होगा, -1/25, ये माइनस में रहेगा, है ना। फिर इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 1/ui इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लोगे बच्चों तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 25 × 4, तो ये हो जाएगा 100। और अगर ये 100 हो गया तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से ये 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा कितना बच्चों 4, तो ये हो गया 21/100। तो 21/100 है तो यूई की क्या वैल्यू हो गई भाई, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 100/21 सेंटीमीटर। तो ये आपका यूई आ गया। अब जैसे ही आपका यूई आएगा वैसे ही आपका ट्यूब लेंथ आ जाएगा LDDV पर। तो ट्यूब लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, F0 कितना है 12 माइनस यूई की वैल्यू है 100/21। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 152/21 आ जाता है LDDV। तो दिस इज अवर आंसर, ये आपका ट्यूब लेंथ हो गया, है ना, 152 कितना बच्चों 3, है ना, सेंटीमीटर्स में। तो आंसर आपका सेंटीमीटर में आएगा अपॉन 21। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि टेलीस्कोप से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना होता है। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले अगर आपको याद है तो टेलीस्कोप का क्वेश्चन या माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कब कौन सी चीज लगानी है ना, वहीं पर दिक्कत होती है। अगर वो आपको समझ में आता है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर लोगे।